नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के इस वर्चुअल कालांश में सेक्शन LEHR के सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, मैंने भारत भारती की व्याख्या के खंड के सिलसिले में अपने पूर्व के कालांश में यूरोप के साथ जो हिंदुस्तान की एक तरह से तुलना की जाती है उसके बारे में बातचीत की। देखिए, एक बात मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि यूरोप के साथ जो तुलना करना है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, चिंतन, दर्शन इत्यादि के मामले में भारत ने हजारों साल पहले जो प्रगति की वह ज्ञान यूरोप में 11वीं, 10वीं, 12वीं, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले गया, इससे ज़्यादा नहीं है। जो ज्ञान हमारे यहाँ 10,000 साल पहले था तो उनके पास 3000 साल पहले आया है। ये ठीक है कि उन्होंने अपनी उद्यमशीलता, अपनी दृष्टि की गहराई, अपनी वैज्ञानिकता इत्यादि के चलते उस ज्ञान को तेजी से समझने और उसके प्रयोग करके उसको सार्थक साबित करने की कोशिश की, तो उसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन हम जो पिछड़ रहे हैं उसका कारण हमारी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसका यूरोप का इसमें कोई योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने हमें उपनिवेश बनाकर रखा। आइए देखेंगे हमारी विद्या बुद्धि में क्या स्थिति थी। पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञानता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ। हाँ, व्याध भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। अब आप देखिए कि यहाँ तो व्याध भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, मतलब कि पशु तक भी यहाँ ये स्थिति में थी। अभी आप बताइए कि मतलब जिस देश के पशु पक्षी तक इतने सात्विक वृत्ति के हों, सोचिए वहां सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन का स्तर क्या होगा। जनकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले, मानो सभी जन ईश की ज्योतिष छटा में थे मिले। देखिए, जिसकी प्रभा के सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया था, जो अध्यात्म का आलोक यहां फैला था, जो मन का कमल अर्थात मानसिक बुद्धि और ऐश्वर्य और विलास जो है, यानी मानसिक रूप से जो ऐश्वर्य था, मानसिक जो विलास था, यानी हमारा पूरा साहित्य, हमारी पूरी परंपरा, हमारे सारे साहित्यिक घटक जितने ज्योतिर्मय थे, जितने प्रकाशमय थे, जितने अपने आप में परिपूर्ण थे, वह हमारे लिए बहुत उद्योगशीलता का एक बड़ा वो एक निकष था, जिस पर कि हमारी सभ्यता ने अपनी यात्रा तय की। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे, नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या भिज्ञ थे, निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बड़े, सर्पादि विद्या देव विद्या में बड़े। देव और दैव कोई विद्या हो, नक्षत्र हो, क्षत्र हो, भूत हो, वाक्य हो, ब्रह्म हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसको हमने छोड़ दिया। आप देखिए कि इतिहास, पुराण यानी हिस्ट्री, वेदों के जो अर्थ, व्याकरण, निरुक्त इत्यादि यानी ग्रामर और फिलोलॉजी जिसे आप कहते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी, मिनरोलॉजी, लॉजिक, कौन सा ऐसा ज्ञान का अनुशासन था जिसको हमने नहीं जाना। फिजिकल साइंस, ब्रह्म विद्या जिसे आप कह रहे हैं, भूत विद्या जिसे आप कह रहे हैं, जियोलॉजी, एनाटॉमी, मिलिट्री साइंस, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ तो था। यूरोप के एक बहुत बड़े विद्वान हुए मैक्स मुलर, उन्होंने एक व्याख्यान में एक बार कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि वह देश कौन और कहां है जहां पर मनुष्य ने इतनी मानसिक उन्नति की कि वह उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि कर सका, और जहां कि मानव संबंधों की बड़ी गूढ़ बातों पर विचार किया गया, तो मैं यही उत्तर दूंगा कि वह देश है भारतवर्ष। वह देश है भारतवर्ष। आप सोचिए, जिस भारत ने इतनी उन्नति की, इतनी प्रगति की। देखिए हमारे यहाँ साहित्य की क्या स्थिति थी, उस पर भी देखिए। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र में ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ कर आगोत ही घने बने। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है।
आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय साहित्य, भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति की विविध ज्ञान धाराओं ने विश्व की महाज्ञान धारा के निर्माण में बड़ी भारी भूमिका अदा की है। वह भूमिका अपने आप में वरेण्य है, ग्राह्य है। हमें उस पर गौर करना है, हमें उस पर काम करना है और आज के अनुकूल उसे बनाकर आगे बढ़ने की राह तलाशनी है। नमस्कार।